हाँ जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम यू ऑल। आज का प्रीमिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस का डेट है आज की 12 जुलाई। 5 सवाल और 10 मार्क्स की गेम शुरू करेंगे। वही हमारी प्रथा रहेगी। क्या आपका सही स्कोर बन रहा है नेगेटिव मार्किंग समेत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये 5 सवाल जो आप देख रहे हैं ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। स्टेट विजिट की बात हो रही है। अभी रिसेंटली मोदी जी स्टेट विजिट के तौर पे अमेरिका गए थे, तो 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। आपने ये बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट हैं। तो इस वक्त आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से क्वेश्चन को पढ़ के सही आंसर निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सही आंसर इसका है ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4। जो ऑप्शन 3 है, थर्ड स्टेटमेंट जो है कि एवरी विजिट बाय अ फॉरेन लीडर इज अ स्टेट विजिट, नहीं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजिट होती हैं। स्टेट विजिट अपने आप में एक बहुत ही एस्टीम्ड और स्पेशल कैटेगरी ऑफ विजिट है जो कि हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है टुवर्ड्स बाय जब यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा इनवाइट किया जाता है किसी ऐसे लीडर को। तो ऐसे तो मोदी जी काफी बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन स्टेट विजिट के तौर पे ये पहली बार वो अमेरिका गए थे। तो स्टेट विजिट अपने आप में बहुत सिंबॉलिक होती है, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं एंड इट इज मच डिफरेंट देन एनी अदर नॉर्मल डिप्लोमेटिक और बायलेटरल विजिट। जहां तक ऑप्शन 4 की बात है, बिल्कुल सही है। मनमोहन सिंह जी 2009 पे गए थे। उस वक्त यूएस के राष्ट्रपति बाराक ओबामा थे, उन्होंने इनवाइट किया था मनमोहन सिंह जी को। और ये बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट कि जो विजिट है स्टेट विजिट टू अमेरिका वो केवल जो यूएस के राष्ट्रपति की इन्विटेशन पे ही। तो यूएस के राष्ट्रपति के पास ऑप्शन होता है कि वो 4 साल में एक बार किसी भी लीडर को स्टेट विजिट पे बुला सकते हैं। दुनिया भर के किसी भी लीडर को वो एक ही बार 4 साल में विजिट पे बुला सकते हैं। ये मौका भी अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक ही बार मिलता है और ये बिल्कुल सही है जो पहला स्टेटमेंट है। यहां पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे आपको मैंने बताया कि अमेरिका तो वो मल्टीपल टाइम्स जा चुके हैं पिछले 9 सालों में, लेकिन कोई भी उनका विजिट स्टेट विजिट के तौर पे कैटेगराइज नहीं किया गया था। हाईएस्ट रैंक विजिट माना जाता है एज पर द डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल द स्टेट विजिट। State visits are visits to foreign countries which are led by a head of the state or by the head of the government। तो हमारे यहाँ पे head of the government, हम एक parliamentary democracy हैं, तो यहाँ पे head of the government is the prime minister। In his sovereign capacity मोदी जी visited America, ये state visit की बात आ जाती है। और जैसे आपको बताया कि केवल जो न्योता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात नोट करने के लिए, एज पर द यूएस डिप्लोमेटिक पॉलिसी, अमेरिका के राष्ट्रपति he or she can host no more than 1 leader from any nation once every 4 years। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन मियाको स्ट्रेट के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है। ये स्ट्रेट कहां पे लोकेटेड है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए क्या सही आंसर आपको लग रहा है। पॉज करके देखें। देखिए, सही आंसर है जापान और चाइना के बीच में। ऑप्शन डी यहां पे सही पड़ता है। ये है आपका मियाको स्ट्रेट। दिस इज द मियाको स्ट्रेट, दिस इज द सेनकेकु आइलैंड्स और द दियाओ आइलैंड्स। अब ये बहुत फेमस क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि चाइना और जापान के बीच में जो ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी में सेनकेकु या दियाओ आइलैंड्स हम बोले, इसके कंट्रोल को लेकर डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच में, चाइना और जापान के बीच में काफी टाइम से चलता आ रहा है। और ये है मियाको स्ट्रेट जो कि रियूकू आर्किपेलागो में लाई करता है। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मियाको स्ट्रेट की बात करें तो देखिए, बहुत ही जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए यहां पे चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। एक तरह से एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वाटरवे मिलता है चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी को कि वो पैसिफिक ओशन को एक्सेस कर सकता है फ्रॉम द ईस्ट चाइना सी। इनफैक्ट द पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी ऑफ चाइना यूज द स्ट्रेट ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द फर्स्ट टाइम इन अप्रैल 2010। तो अगेन यहाँ पे ये ईस्ट चाइना सी है, ये आपका मियाको स्ट्रेट है टू एक्सेस टू द पैसिफिक ओशन। ये स्ट्रेट चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मियाको स्ट्रेट जो है कल्चरल और लिंग्विस्टिक स्प्लिट भी यहां पे सर्व करता है बिटवीन द, जैसा आपको मैंने बताया कि दिस इज योर रियूकू आर्किपेलागो। तो ये आपका सदर्न रियूकू है, सदर्न रियूकू आइलैंड्स, और यहां पे आपका नॉर्दर्न रियूकू आइलैंड्स लाई करता है। तो इस करके ये जो स्ट्रेट है एक तरह से कल्चरल और लिंग्विस्टिक स्प्लिट के तौर पे सर्व करता है बिटवीन द पीपल लिविंग इन द सदर्न रियूकू एंड द नॉर्दर्न रियूकू। The Northern Ryukyu Islands, they have historically been more advanced, whether in terms of technology,
whether in terms of economy, whether in terms of infrastructure, and as compared to the people living in the southern Ryukyu Islands, they have not been much advanced technologically, socially and economically. आगे बढ़ने से पहले आपको हम अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहते हैं। परख, इस प्रोडक्ट का नाम है परख। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी जरूरी बन जाती है। हालांकि अभी इस वक्त तो आप फिर भी अपने ऑप्शनल को और मेंस पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन जरूरी इस करके बन जाती है कि ढील ना छोड़ें, बिकॉज अभी प्रीलिम्स का हम देख रहे हैं कि किस तरह से सवाल आ रहे हैं। रैपिडली हम देख रहे हैं कि पैटर्न बदला जा रहा है, और इस बदलते पैटर्न के साथ हम भी स्लीपी क्लासेस भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ हम बिल्कुल अप टू डेट क्वेश्चंस शेयर कर सकें, चाहे वो कंसेप्चुअल बेसिस पे हैं, चाहे वो स्टैटिक बेसिस पे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स बेसिस पे हैं। तो ये बहुत लंबा प्रीलिम्स का जो अभी प्रोसेस है, अभी तो चलो अगले साल प्रीलिम्स होगा, लेकिन अगर अभी से आप तैयारी शुरू करते हैं, अभी आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं, स्पेसिफिकली वो एस्पिरेंट्स जो कि 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो अच्छी बात है। थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल बूस्टिंग मिलता है कि चलो आप अपना जीएस का सिलेबस कर रहे हो, ऑप्शनल कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, बीच में आपने हफ्ते में एक आधा टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिया। तो 23 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और 7 एफएलटीज इसमें होंगे। वीडियो सॉल्यूशंस यहां पे आपको दिए जाएंगे, और भी बहुत सारे इसमें एड ऑन फीचर्स हैं। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। एडमिशंस इसके 16 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, राइट। तो लेकिन आप कॉल करके अपना स्लॉट अभी बुक करा सकते हैं, और अभी यहां पे 10% ऑफ का कूपन कोड भी है यदि आप इसमें अभी इनरोल करते हैं। देन अगला क्वेश्चन वैगनर ग्रुप के बारे में। वैगनर ग्रुप को लेके भी बहुत ज्यादा रिसेंटली चर्चा थी। अपेरेंटली जो म्यूटनी हुई रशिया में, ऐसा माना जा रहा था कि एक प्राइवेट मिलिट्री कू हो सकता है व्लादिमीर पुतिन का। वैगनर ग्रुप को लेके बहुत सारी चर्चा हुई ना। अब आपने ये बताना है कि 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो यहां पे पॉज करके देखें आपको क्या सही लग रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन डी है। ये बात सही है कि वैगनर ग्रुप को सैंक्शन किया गया है, सैंक्शंस लगाई गई है इस ग्रुप के ऊपर बाय अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। यस, ये बिल्कुल सही है कि इस ग्रुप को फंडिंग मिली थी बाय येवगेनी प्रिगोजिन। ये अपेरेंटली पुतिन के शेफ माने जाते हैं। एक जमाने पे ये सोवियत के प्रिजन्स में थे, जब ये अपनी 20s में थे, तो 1980s का जो डेकेड था इन्होंने सोवियत यूनियन के प्रिजन्स में सर्व किया था। जब ये रिहा हुए तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसके बाद इन्होंने अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया। पहले तो इन्होंने एक छोटी मोटी रेडी लगाई हॉट डॉग्स की, वो काम चल पड़ा। बाद में इन्होंने एक रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और उस रेस्टोरेंट में जो बड़े बड़े दिग्गज थे रशिया के, चाहे वो डिप्लोमैट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, इनफैक्ट ये रेस्टोरेंट येवगेनी प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में बनाया था। तो उस वक्त जब ये रेस्टोरेंट वहां पे सेंट पीटर्सबर्ग में बना था, तो व्लादिमीर पुतिन जो कि अब राष्ट्रपति हैं रशिया के, उस वक्त वहां के वो डेप्यूटी मेयर थे, तो उनका काफी आना जाना वहां पे रहता था। और बड़ी बड़ी जो दावत होती थी, बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती थी, जहां पे लंच के लिए, डिनर के लिए हाई ऑफिशियल्स को बुलाया जाता था, आर्मी के जनरल्स हो, आर्मी के हाई ऑफिशियल्स हो, तो उन सबको वहीं पे इसके रेस्टोरेंट में बिठाया जाता था। और तब से ऐसा माना जाता है कि ये जो व्यक्ति हैं येवगेनी प्रिगोजिन, ये पुतिन के बहुत खास हैं, बहुत करीबी हैं, उनके शेफ हैं। नाउ वैगनर ग्रुप के बारे अभी हमने पिछले 1-1.5 साल में इस करके भी पढ़ा, बिकॉज यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में वैगनर ग्रुप के जो मर्सनरीज हैं उन्होंने काफी सपोर्ट किया है रशिया की आर्मी को। देखिए, ये ऑफिशियली एफिलिएटेड नहीं है रशिया के सरकार के साथ, ठीक है। ये रशियन आर्मी का कोई ऑफिशियल पार्ट नहीं है, ये एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। और हाँ, इसमें जो लोग रिक्रूटेड हैं वो फॉर्मर रशिया आर्मी के सोल्जर्स हैं, यानी कि पहले वो रशियन आर्मी में, रशियन नेवी में या रशिया की एयरफोर्स में जरूर सर्व कर चुके हैं, लेकिन रशियन आर्मी के साथ ऑफिशियली कुछ लेना देना नहीं है। और बिल्कुल इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएसए और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। वैगनर ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था जब 2014 में रशिया ने क्रिमिया को अनेक्स किया था। इनफैक्ट ये यूक्रेन की लड़ाई में भी वैगनर ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है, जिसको हम डॉनबस रीजन भी कहते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन में जो लोग रहते हैं वो प्रो रशियन फोर्सेस हैं, यानी कि एंटी यूक्रेनियन फोर्सेस हैं। तो इन प्रो रशियन फोर्सेस को भी 2014-15 से वैगनर ग्रुप की जो फौजें हैं, मर्सनरीज जो हैं, वो उनको हथियार और फंडिंग दे रहे हैं। और साथ के साथ जो मर्सनरीज हैं वैगनर ग्रुप के, वो और भी बहुत सारे देशों में प्रेजेंट है, खास करके जहां जहां पे सिविल वॉर टाइप सिचुएशन बनी हुई है। सीरिया,
लिबिया, सुदान, माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो रशिया की सरकार के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को एडवांस करने के लिए, रशियन प्रेजेंस को इन वॉर टॉर्न और सिविल वॉर कंट्रीज में बनाए रखने के लिए ये जो प्राइवेट मर्सनरीज हैं वो बहुत ही ज्यादा उम्दा रोल निभा रहे हैं। अगेन अगला सवाल आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ लिया जाए, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है और हम कुछ और समझ के मार्क करके आ जाए तो फिर बात गलत हो जाती है। तो बताइए क्या आपको इनकरेक्ट लग रहा है? कैप्टागॉन के बारे में बात हो रही है। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन ऑप्शन डी है, बिकॉज कैप्टागॉन नो डाउट ये एक ड्रग है, एज अ स्टिमुलेंट यूज किया जाता है बाय इंसर्जेंट्स, बाय टेररिस्ट, लेकिन इसकी ज्यादातर जो ट्रैफिकिंग हो रही है वो सहेल रीजन ऑफ अफ्रीका में नहीं, वो मिडिल ईस्ट में यानी कि वेस्ट एशियन रीजन में हो रही है। सीरिया में अभी रिसेंटली क्या हुआ था, सीरिया को री इंस्टेट किया गया था अरब लीग में। 2011 में सीरिया को निकाला गया था, अब 2023 में सीरिया को इंक्लूड करा गया है अरब लीग में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक कंसर्निंग इशू जो है अरब लीग देशों के सामने वो ये है कि सीरिया में इस ड्रग का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, और इस ड्रग को शेड्यूल 4 ड्रग रिकॉग्नाइज किया गया है अमेरिका में। इसको डेफिनेटली मेडिकल पर्पसेस के लिए जब बनाया गया था ड्रग, तो मेडिकल पर्पसेस के लिए बनाया गया था, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनको ADHD की प्रॉब्लम है। ADHD एक तरह से एक डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कहते हैं इसको। और इसमें कैप्टागॉन में ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि इंसान को बहुत यूफोरिक रखते हैं, बहुत ज्यादा स्टिमुलस देते हैं। तो जो आतंकवादी हैं, जब लड़ाई लड़नी हो, जब कोई लड़ाई लंबी हो, तो आतंकवादी इस ड्रग को कंज्यूम करते हैं ताकि वो हाई स्पिरिट में रहें, ताकि वो फटीग महसूस ना करें, ताकि वो बोर महसूस ना करें, ताकि उनमें जो मोमेंटम है, एंथुजियाज्म है, वो मेंटेन रहे। तो इस करके ये ड्रग को यूज किया जाता है। सो दे कैन इंड्यूस फीलिंग्स ऑफ यूफोरिया, कॉन्फिडेंस एंड हाइटेंड सोशबिलिटी। लेकिन नो डाउट कि ये अलर्टनेस और फोकस को इंक्रीज करते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं। और इसके साइड इफेक्ट्स के कारण जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो पोटेंशियल जो इसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो काफी सीरियस हैं। इस करके इस ड्रग को ऐसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए कि जैसे हमको रेड बुल पी रहे हैं एग्जाम से पहले। चलिए, अब हेलमंद रिवर के बारे में पूछा जा रहा है। अगेन ये हेलमंद रिवर, चाहे वो पीछे वाले क्वेश्चंस हो, क्यों पूछ रहा हूं आपसे, बिकॉज ये करंट अफेयर्स में रह चुके हैं और IR में कोई स्टैटिक बातें ज्यादा नहीं होती हैं, करंट अफेयर्स सेंट्रिक बातें होती हैं। तो अब आपने ये बताना है कि इसमें से हेलमंद रिवर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट पूछा गया है। सो आप बताइए आपको क्या सही लग रहा है। यहां पे पॉज करके क्वेश्चन को आराम से नजर मारें, देखें आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, हरी स्पॉइल्स द करी जैसे हम कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 4 के 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इसमें से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बता देता हूं, वो है 3rd स्टेटमेंट। ये मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान इस करके नहीं है बिकॉज ये रिवर बहुत पोल्यूटेड हो चुका है। अब ईरान और अफगानिस्तान के बीच में हेलमंद रिवर ट्रीटी साइन 1973 में करी गई थी और उस ट्रीटी के चलते, वैसे ये सारे जो टॉपिक्स अभी आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, बहुत डिटेल में हमने अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस किए हैं। जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, जो कि पेड मॉड्यूल है, उसमें हमने डिस्कस करें। तो यदि आप चाहें तो आप IR का करंट अफेयर्स वीकली जो करंट अफेयर्स मॉड्यूल है वो बाय भी कर सकते हैं, वहां पे बहुत डिटेल में सब मुद्दे डिस्कस करे गए हैं। आपको वैसे बहरहाल बता देता हूं, वैसे इंफॉर्मेशन इसमें भी एडेड ही है। इसमें देखिए दोस्तों, ये बात समझनी जरूरी है कि देखिए हेलमंद रिवर जो है वो ईरान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे लाई करता है। अब रिवर ट्रीटी 1973 में साइन करी गई थी, यानी कि यह तय किया गया था कि जो हेलमंद रिवर है, हेलमंद रिवर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा विद ईरान। हेलमंद रिवर का जो पानी है वो कैसे ईरान को भी दिया जाएगा, तो एलोकेशन बेसिस पे वो डिसाइड किया गया था। लेकिन 1973 में तब तो तालिबान नहीं थी, तब तो अफगानिस्तान में एक सिविलियन सरकार थी। तो यह तय किया गया था कि हेलमंद रिवर की जो साफ सफाई है उसकी जो जिम्मेवारी है वो अफगानिस्तान की सरकार के ऊपर होगी। लेकिन आज ये रिवर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। ये जो रिवर है हेलमंद रिवर, ये सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड ऑफ सो मेनी फार्मर्स लिविंग अक्रॉस द बॉर्डर बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान। बट अनफॉर्चुनेटली ये पानी बहुत पोल्यूटेड हो चुका है और इसके कारण जो इसकी जो ड्रिंकिंग की अगर हम बात करें, ड्रिंकिंग कैपेसिटी की बात करें फ्रॉम दिस वाटर, वो काफी कम है। इनफैक्ट पोल्यूटेड वाटर पीना तो अपनी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। बाकी कुछ स्टैटिक बातें यहाँ पे, हेलमंद रिवर ओरिजिनेट होता है इन द हिंदू कुश माउंटेन्स, ये बिल्कुल सही है। ये जोग्राफिकली सेपरेटेड है फ्रॉम द वाटरशेड ऑफ द काबुल रिवर बाय द उनाई पास।
अब यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेलमंद रिवर बनाया गया है जो कि ओरिजिनेट हो रहा है हिंदू कुश से, और ये दिस इज कमिंग बिटवीन द बाउंड्री बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड ईरान। और हेलमंद रिवर जो है ये कहाँ फ्लो करता है, ये फ्लो करता है लेक हमू में। तो लेक हमू को जो पानी है वो कहां से मिलता है, हेलमंद रिवर से। लेक हमू कहां पे है, लेक हमू सिस्टर्न प्रोविंस ऑफ ईरान में है। लेक हमू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स, बट अनफॉर्चुनेटली इस वेटलैंड में जो पानी आ रहा है उसका लेवल कम हो रहा है, पोल्यूटेड पानी आ रहा है, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पीपल लिविंग इन ईरान। चलिए सो दोस्तों ये हमारे 5 सवाल थे। उम्मीद करता हूं कि आपको पांचों सवाल थोड़े एंगेजिंग लगे होंगे। क्या सही स्कोर बना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।